भारत की संवैधानिक प्रक्रिया को डिजाइन करते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे 3 भागों में बांटा: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसी व्यवस्था में राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल को राष्ट्रपति का प्रतिनिधि माना जाता है और अब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के काम करने के तरीके के ऊपर भी कोई फैसला सुना सकता है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में बात करेंगे हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसके बाद जुडिशियल ओवररीच के आरोप लग रहे हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल के पास राज्य सरकार के 10 से ज्यादा बिल पेंडिंग थे। उन्हें लंबे समय से राज्यपाल ने अपने पास रखा हुआ था। इसको लेकर के तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये आरोप लगाती है कि राज्यपाल पॉकेट विटो कर रहे हैं, यानी अपनी मर्जी से विधानसभा के कानून को पास होने से रोक रहे हैं। इस मामले पर सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है कि राज्यपाल किसी भी फाइल को 1 महीने से ज्यादा अपने पास नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पर जुडिशियल ओवररीच के आरोप लग रहे हैं। जुडिशियल ओवररीच माने कि जो सुप्रीम कोर्ट के काम करने का दायरा है उससे आगे निकल करके फैसले सुनाना। क्योंकि राज्यपाल सीधे तौर पर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनके काम करने का तरीका तय करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के ही पास है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जुडिशियल ओवररीच के आरोप लगे हों। संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 142, जो सुप्रीम कोर्ट को या न्यायपालिका को अधिकार देता है कि कोई भी न्याय सही तरीके से डिलीवर किया जाए। इसके लिए वो पार्लियामेंट के फैसलों के विपरीत भी जा सकते हैं। आमतौर पे 142 का इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन सिर्फ साल 2024 में ही अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल 3 बार किया गया। इस फैसले को सुनाते वक्त भी अनुच्छेद 142 का ही हवाला दिया गया है। वीडियो में आगे समझते हैं कि और कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट पर जुडिशियल ओवररीच के आरोप लगे हैं। 2015 में भारत की केंद्र सरकार एक कानून लेकर के आई, जिस कानून के अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है उसमें कोलिजियम सिस्टम लागू ना करके उसमें कानून मंत्री, देश के नेता प्रतिपक्ष और देश के प्रधानमंत्री की भी भूमिका होनी चाहिए। राज्यसभा और लोकसभा से भारी संख्या में पास हुए इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर के बाहर कर दिया कि न्यायपालिका में किसी तरह का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद उसमें अरुण जेटली कानून मंत्री थे। इसके बाद ये बहस जोर से उठी, क्या कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है या सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट ने 142 का उदाहरण देते हुए इस फैसले को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया था। इसको लेकर तो बहुत विवाद हुआ था। अभी हाल में भी आप लगातार इस तरह के मामले देखते होंगे जब इनके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार जब ये आरोप लगता है तो समाज इसके विपक्ष में ही खड़ा होता है, बहुत बार समाज इसके पक्ष में भी खड़ा हुआ दिखता है। जैसे 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सिनेमा घरों में किसी भी फिल्म को चलाने से पहले नेशनल एंथम जरूर प्ले किया जाएगा और उसके लिए सब लोगों को सम्मान देने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जिसके बाद एक तीखी बहस छिड़ी थी। लोगों ने कहा था, बहुत लोगों का यह था कि राष्ट्रभक्ति थोपी नहीं जा सकती, राष्ट्रभक्ति के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। जिसके बाद हमने देखा कई सारे जो सिनेमा घर हैं, क्योंकि वहाँ पे सेकंड्स की कीमत होती है, बिजनेस है, ऐसे में बहुत सारे सिनेमा घरों, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी इसको लेकर के आंदोलन किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदत को सख्ती से लागू किया गया। उसके बाद हमने कई जगहों पे विरोध और कई जगहों पे ऐसे मामले भी देखे कि जब लोग राष्ट्रगान को समर्थन देने के लिए खड़े नहीं हुए उसे, तो उनके ऊपर हिंसा भी हुई, बहुत बार विरोध भी हुआ। इसी तरह का एक मामला 2016-17 में आया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के नियमों को बदलने के लिए फैसला सुनाया। क्योंकि बीसीसीआई किसी सरकारी संस्था का हिस्सा नहीं, बीसीसीआई एक इंडिपेंडेंट संस्था है, नॉन प्रॉफिट संस्था है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के ऊपर फैसला सुनाया, इसके बाद भी जुडिशियल ओवररीच के आरोप लगे थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो देश में चल रही किसी भी संस्था के ऊपर हावी होकर के उसको अपने हिसाब से नियम बनाने के आदेश दे सकती है। इसी तरह का विवाद 2018 में हुआ जब सबरीमला मंदिर में एंट्री की बात हुई। सबरीमला मंदिर सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। वहाँ लेकर के ये मान्यताएं हैं कि
ऐसी महिलाएं जो 10 से 50 साल की हैं और वो अभी रजस्वला स्थिति में है, यानी उनकी पीरियड्स चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो सबरीमला मंदिर में एंटर नहीं कर सकती। इसको लेकर के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि महिलाओं को एंट्री से नहीं रोका जा सकता। इसके बाद बड़ी संख्या में कुछ एक्टिविस्ट महिलाएं वो सबरीमला मंदिर एंट्री करने के लिए पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों में इसको लेकर के काफी गुस्सा था। स्थानीय लोगों ने इस चीज को लेकर के विरोध जताया कि हमारे धर्म के नियम, समाज के नियम, धार्मिक नियमों को तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अड़ा रहा, बाकायदा पुलिस की मदद ली गई और सैकड़ों सालों से चल रही एक परंपरा कानून के हथौड़े के नीचे दब गई। इस मामले के बाद भी सुप्रीम कोर्ट पर जुडिशियल ओवररीच का आरोप लगा था। बहुत लोगों ने ये बात भी कही थी कि क्या इस्लाम को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई फैसला सुनाएगा, लेकिन इस तरह का फैसला उसके बाद कभी नहीं आया। 2021 जब भारत की संसद ने 3 कृषि कानून पारित किए, इन कानूनों के पारित होने के बाद काफी लोग आंदोलन करते हुए सड़कों को घेर करके बैठ गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई कि एक कमेटी जाकर के उन लोगों से बात करेगी और जब तक कमेटी को निष्कर्ष नहीं दे देती तब तक ये फैसला लागू नहीं होगा, ये कानून लागू नहीं। ये भी जुडिशियल ओवररीच का मामला था, जिसके बाद प्रधानमंत्री समेत लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों ने यह आरोप लगाया कि जो कानून लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया उसे रोकने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी बात पर अड़ा रहा और आखिरकार सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े। इसको लेकर के देश में दंगे भी हुए, देश में कई जगह से हिंसा की घटनाएं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी बात पर अड़ा रहा। इसी तरह का एक मामला 2023 में भी आया, जब अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की दोहरी नीति। जब बात सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की नियुक्ति की थी तो लोकसभा राज्यसभा से पास हुए कानून को ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन जब बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेते हुए अपने तरफ से यह फैसला सुना दिया कि अब जो चीफ जस्टिस की नियुक्ति होगी उसमें 3 लोगों की नहीं बल्कि जहां तक नहीं 5 लोगों की कमेटी बनेगी, जिसमें कि नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट का भी एक प्रतिनिधि शामिल होगा। इसको लेकर के भी जुडिशियल ओवररीच की बात आई, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन के नियम बनाने के अधिकार लोकसभा और राज्यसभा के पास है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। जिसके बाद सरकार एक बिल लेकर के आई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत नया फैसला बनाया गया। ऐसा नहीं है कि जुडिशियल ओवररीच के आरोप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर लगते हैं, इस तरह के आरोप हाई कोर्ट्स पर भी लग चुके हैं। जैसे 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि हर व्यक्ति जो किसी सरकारी नौकरी में है उसको अपने बच्चे को भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना पड़ेगा। इंटेंट अच्छा था, लेकिन उसके बाद सरकारी कर्मचारियों ने ये कहकर विरोध करना शुरू कर दिया कि कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उनको ये करने के लिए मजबूर करता है। जिसके बाद अखिलेश यादव की सरकार ने कोर्ट में भी जाकर के कहा कि हम इस फैसले को लागू करवाने में सक्षम नहीं। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ना सिर्फ हाई कोर्ट के बाद को बरकरार रहा, बल्कि जो सरकारी लोग नहीं अपने बच्चों को भेज रहे थे उनके ऊपर कोर्ट की अवमानना चलाने के भी आदेश थे। मामले दोनों तरह के हैं। ऐसे मामले भी हैं जिसके पक्ष में लोग खड़े हैं और ऐसे मामले भी हैं जिसके विपक्ष में लोग खड़े हैं, लेकिन सवाल एक है, सवाल कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां कहां तक लागू होंगी? क्या सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका और विधायिका के फैसलों को पलटने की क्षमता रखता है? कमेंट करके बताइए इस मामले में आप क्या सोचते हैं, खास करके तब जब जजों के घर से नोटों की बोरियां मिल रही हैं। इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आप आयुष से जुड़े रहिए। हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुष को सब्सक्राइब जरूर करें।